दक्ष, आई डोंट नो कि आप लोगों का टेस्ट है या नहीं, यूके और फिटिंग इंडिया का तो है, मे बी आप लोगों का होना चाहिए संडे टेस्ट, बट आई एम नॉट श्योर। वैसे अगर होगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा बेटा, है ना। एंड मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट कर देती हूँ ये कि सैटरडे में इस बार आपकी रिवीजन क्लास होगी। कुछ बच्चों को पता है रिवीजन क्लास पिछले साल भी होती थी, तो आप लोगों की इस सैटरडे रिवीजन क्लास होगी। रीजन बिंग क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है आप लोगों का, कुछ बच्चों का नहीं है, सो आई थॉट कि यू नीड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि आप लोग घर पे तो मुझे पता नहीं करते हैं, जो कि गलत बात है, कुछ बच्चे करते हैं, बट कोई बात नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट मार लेती हूँ, अगर आप नहीं मार रहे हैं तो मैं सैटरडे का रिवीजन क्लास रखूंगी ऑन चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, सो दैट आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। ओके, तो एंड कुछ बच्चों ने मुझे अपना होमवर्क भी शेयर कर दिया है, तो वेल डन, वेरी वेल डन। बस आप लोगों को मेरा एक काम करना है, एक्चुअली मेरे पास नंबर ऑफ बैचेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप लोग प्लीज जब अपना कुछ बच्चों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के नेम सेव नहीं है, कुछ कुछ बच्चों के नेम सेव है, तो पता चल जाता है किसने भेजा है, बट आप लोग प्लीज नीचे जरूर मेंशन किया कीजिए कि आप कौन से ग्रुप से एंड आपका नेम, ठीक है, मुझे पता रहेगा कि स्टूडेंट ने जो है वो शेयर कर दिया है, ठीक है जी। हाँ जी, बोलो। यस मैम। हाँ, सबको आवाज आ रही है? हाँ, 24 स्टूडेंट्स ज्वाइन द सेशन, ठीक है। ओके, सो लास्ट क्लास में, अच्छा रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है भाई, मुझे लगा नहीं है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। हमने कहा था एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है, एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, राइट। एंड अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो बेटा, वो सबसे पहला तरीका था। देयर आर अदर मोर मेथड्स टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट फर्स्ट वही था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको सबसे पहले तो किसी भी तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो, आपको रेट लो लिखना आना चाहिए। तो अब रेट लो आप कौन कौन से तरीके से डिटरमाइन कर सकते हो, उसमें से लास्ट वाला क्या था आपका, फर्स्ट क्या था, अगर मान लो एलिमेंट्री रिएक्शंस दी गई हैं बेटा आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू चेक द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड जो आपका कोफिशिएंट होगा रिएक्टेंट का, वही उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, और ओवरऑल ऑर्डर के लिए आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब स्लोवेस्ट स्टेप से हम ऑर्डर रेट लो लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट है तो उसको हटाओ, कैसे हटाओगे, फास्ट स्टेप से हटाओगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के जो आपको नहीं चाहिए उसकी वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। ये दो चीजें थी। एक चीज और भी थी, और कैसे हम निकाल सकते थे, और तो हमने रेट देखा था कि अगर इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दोगे तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। याद करो फर्स्ट ऑर्डर में मैंने क्या बोला था, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जितना टाइम इंक्रीज करते हो उतना ही टाइम आपका रेट भी इंक्रीज होगा। जीरो ऑर्डर में आप कंसंट्रेशन को चेंज करे जाओ, करे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी जीरो ऑर्डर थी। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की बात करूं, लेट्स से कि अगर आप ए कंसंट्रेशन, लेट्स से कंसंट्रेशन ए पे डिपेंड कर रहा है रेट, अगर आप उसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स कर रहे हो तो 8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। और अगर थर्ड ऑर्डर की बात करो तो वो 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमने क्या किया था बेटा, चीजें डिस्कस की थी, एंड मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे, और बहुत बच्चों ने वो क्वेश्चंस किए भी, एंड बहुत बच्चे क्वेश्चन में फंसे भी हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फंसते हो ना, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब यू आर लर्निंग, है ना, यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हो, ठीक है। और जब आप सीखते हो ना, तो जो चीजें आप गलत करते हो तो आप उसको बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं, अपनी मिस्टेक्स को सुधारते हो, फिर वो आगे कभी इन फ्यूचर पेपर में रिपीट हुआ या आपके टेस्ट में रिपीट हुआ वंती वाले में, तो आप पक्का फॉर श्योर वो क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो अभी जितनी गलतियां कर रहे हो कोई बात नहीं। एंड कुछ बच्चों को मैंने ये भी देखा है, वो मुझे बोलते हैं मैम 10 में से मेरे 5 ही क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, मैम 10 में से मेरे 6 ही सोल्व हो रहे हैं। तो बच्चा आप बहुत अच्छे स्टेज पे हो, क्योंकि जो लेवल रहता है डीपीपी का वो अप रहता है, नीट का लेवल उससे थोड़ा कम आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आप डीपीपी के 5 या 6 सवाल भी कर रहे हैं, मतलब 50 to 60% भी कर रहे हैं ना, तो आप बहुत अच्छे, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जहां जहां पे आपको मेहनत करने की नीड है। तो अगर किसी के 5 to 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं तो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। तो आप ऐसे मत सोचना कि हम तो खराब पोजीशन पे नहीं, ठीक है।
कोमल उसी में डीपीपी वैसे तो मैं ग्रुप में ही भेजती हूँ, वैसे तुम उसमें हो ना, एज ऑफ नाउ यू आर इन शॉर्ट टर्म बैच, तो मैंने वो डाउट सोल्विंग ग्रुप है ना अपने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ही डाला हुआ है, वहां सारे डीपीपी ऑलरेडी हैं, ठीक है। बाकी मैं और डीपीपीज भी डालूंगी, संडे को बैठ के डालूंगी, मंडे टू सैटरडे तो टाइम ही नहीं मिलता मेरे को, संडे को मैं और भी डीपीपीज डालूंगी, तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है, बस तुम्हें करना है, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड with our new topic that is molecularity। वैसे तो molecularity मेरे को लास्ट क्लास में कराना था, बट कोई बात नहीं, आज कर लेंगे। molecularity बहुत ही छोटू सा और सिंपल सा टॉपिक है, एंड जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर भी मैंने जो है वो सोचा हुआ है। तो आप आज क्या सीखेंगे, molecularity का कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज, है ना। एंड ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, ये सीखेंगे, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलो ओके, हाँ ये दो क्वेश्चन करने हैं मेरा बेटा आपको, ये दो क्वेश्चन आप मुझे प्लीज करके दिखाएंगे सारे बच्चे। देव आप ना क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, प्लीज बी रेगुलर। जिसने कर लिया था वो तो हैंड रेज कीजिए। मुस्कान एंड शिखा ने कर लिया था, वेरी गुड, वेरी गुड दिशा। अरे क्या बात है, तुम सबने ये खुद से किया था, ये हेल्प ली थी गूगल वूगल की? मैम मुस्कान है मैम खुद से क्या है? खुद से किया है, चलो फिर अपने आप को अप्रिशिएट करो, क्योंकि बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन हुआ भी नहीं था, तो मुझे लगा पता नहीं कितना ही मुश्किल मैंने जो है वो क्वेश्चन दे दिया था तुम लोगों को, ठीक है। चलो वेरी गुड, शाबाश। पीयूष चल बेटा एक्सप्लेन करो। मैम इस वाले क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि जो वॉल्यूम है वो इनिशियल से रिड्यूस होके 1/4 हो गया है, तो यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो 4 टाइम्स हो गया होगा, बढ़ जाएगा 4 टाइम्स दोनों की, तो फिर वो 16 आ जाएगा, तो हमारे रेट रिएक्शन 16 आ जाएगी। ठीक है ठीक है। अब देखो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया, तुम्हारे स्कूल वाले एग्जाम में आए तो देखो पूरा लिखना पड़ेगा तुम्हें, बट अगर नीट में आया तो अगर तुम ऑरली देखते ही कर पा रहे हो तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, देखो ये है अपना रेट, ठीक है, जो कि रेट लो है। फिर वो बोल रहे जो नया वाला रेट है ना, आपको पता है जो कंसंट्रेशन होती है बेटा वो N/V होती है, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूं, जो नया वाला रेट होगा वो क्या है, वो क्या बोल रहा है, जो नया वाला वॉल्यूम होगा दैट इज V डैश, वो 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है। देखो इसको मैं ऐसे करती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, कंसंट्रेशन है ना ये, तो ये अपना A/V हो जाएगा और ये V/V हो जाएगा, है ना। अब क्या बोला, जो नया वॉल्यूम है वो 1/4 ऑफ V है, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, नया वाला वॉल्यूम क्या है, यही हो जाएगा, देखो, अरे एक मिनट, हाँ ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपना, ये भी वही हो जाएगा, देखो हाँ या ना, यस मैम। ठीक है। ओके तो बस कर लो, फिर नया वाला रेट क्या आ जाएगा, 16 के A/V V/V। तो यानी कि जो नया रेट है विच इज R डैश बोल दो, वो 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, पहले वाले रेट के हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 16 टाइम्स। क्लियर है ये क्वेश्चन, क्योंकि बेटा अगर आपका वॉल्यूम कम हुआ है तो कंसंट्रेशन बड़ा होगा, और अगर कंसंट्रेशन बड़ा होगा तो आपका रेट भी बढ़ेगा, बिकॉज कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। क्लियर है मेरे बेटा, चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 ये कीजिए। वेरी गुड, टेक यूर टाइम। जिन्होंने घर पे नहीं किया था बेटा वो अभी करेंगे, जिन्होंने घर पे नहीं किया था वो अभी करेंगे, मेरे सामने करेंगे, ट्राई करो हो जाएगा। यस, कितने बच्चों ने हैंड रेज किया है, ओके, वाओ ग्रेट, 9 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, शाबाश, क्या बात है। हाँ मेरे को कौन बताएगा, कौन कौन, मिसबा तुम बताओगी, मिसबा आप बताओ बेटा, आवाज आ रही है मिसबा,
तुम स्कूल में तो नहीं हो ना कहीं? चलो कोई नहीं, कोमल आप बताओगी? मैम ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन बताओ मेरे को, कैसे किया बेटा? मैम पहले तो मैंने इनिशियल वाला वो लिखा, रेट लिखा। पहले रेट लो लिख लो कोमल, है ना, रेट यस लो मैम, लिख। इनिशियल रेट लो लिखा मैंने। हाँ तो ये होगा वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वी डोंट नो अबाउट व्हाट इज एन। ठीक है, आपको को यही फाइंड आउट करना है कि एन क्या है। ठीक है, चलो आगे पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? मैम फिर रेट को डबल कर दिया था, जब मतलब रेट डबल हो गया तो जो कंसेंट्रेशन ए की थी वो 8 टाइम्स हो गई थी। यानी कि रेट जो है हमारा डबल हो गया है और तो कंसंट्रेशन 8 टाइम्स हो गया। देखो ये क्वेश्चन को देख के तुम लिख सकते हो ना ऐसा ऐसा कि इसने ये दिया हुआ है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं है ना इसमें। ठीक है, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, स्टेटमेंट को देख के जो वो बोल रहा है ना वो तुम्हें लिखते जाना है। अब मैं क्या करूंगी, दोनों को डिवाइड कर देती हूँ, चलो। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आर के कंसंट्रेशन की पावर एन, 2 आर डैश के 8 ए की पावर एन। तो आर से आर ये कैंसिल हो जाए, नहीं ये कैसे कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये नया पुराने वाले रेट के बराबर आ गया है ना, तो यस ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए की पावर एन से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा बेटा, 1/2 1/8 की पावर एन। यस और नो? यस मैम। ठीक है, इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1/2 की पावर 3 एन लिख दूं। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख दूं, 3n लिख दूं इसको, बोलो कर सकती हूँ ना इतना? अब क्या है, आपको Yes, पावर क्या कर लो, अब देखो ना बेस सेम है तो पावर क्या कर लो, आप कंपेयर कर लीजिए, तो 3n किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, तो n क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 1/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना था। इससे अगर मान लो पेपर में यही क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना हो, तो इससे ज्यादा घुमा फिरा के वो नहीं पूछेगा, इतना लेवल वो रखेगा। ठीक है, इतना लेवल वो रखेगा अगर उसको यहाँ से क्वेश्चन देना हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी, चलो अब आते हैं हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा बेटा, मोलिकुलैरिटी। क्या है, मोलिकुलैरिटी। ठीक है बेटा, आप अटेंडेंस फिल कर देना, अपना अटेंडेंस मार्क कर देना। सो मोलिकुलैरिटी क्या होती है, सारे बच्चे लिखेंगे बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलैरिटी का आपका स्कूल में डिफरेंस आता है, तो एक बार आप समझ लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया था, मोलिकुलैरिटी और सीख लो। इसके बाद मैं आपको डिफरेंस दे दूंगी, वो आपके स्कूल के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, बट नीट में वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है जी, चलो चलो लिखो बेटा, मोलिकुलैरिटी क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज थ्योरेटिकल concept of elementary reactions। मतलब ये क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था मेरा बेटा, एक्सपेरिमेंटल। क्या उसको हमने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते थे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप देख के नहीं बता सकते थे कि आपकी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, एक्सेप्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। जबकि मोलिकुलैरिटी क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही हम इसको जनरली डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मीनिंगलेस होती है। क्यों होती है मैं अभी बताऊंगी आपको मेरा बेटा। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है एलिमेंट्री रिएक्शन का, मतलब आप इक्वेशन को देख के बता दोगे क्या कि इसकी मोलिकुलैरिटी ये है। ठीक है, कैसे बताओगे, लिखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोले तो एटम, है ना, आयन, मॉलिक्यूल, या मान लो कोई फ्री रेडिकल हो सकता है, एक्सेट्रा, ऑफ रिएक्टेंट react to form product in a elementary reactions। लिखो मेरा बेटा इसको, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कितने रिएक्टेंट जो हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, दैट्स इट।
वही तुम्हारी मोलिकुलरिटी होगी। जैसे अभी मैं बताती हूँ, जैसे मैं बताती हूँ, लिख लो, लिख लिया। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम्हारे पास है A प्लस B2 मिल के बना रहे हैं AB2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा बेटा, मेरे पास A के कितने मान लो A का कितना मॉलिक्यूल है, A के कितने मोल है, 1 ही है। लेट्स से दिस B के कितने हैं, 2 हैं, कितने 2 है ना, B2, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन होती है बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, है ना, यही होता है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस। तो अब क्या होगा, बीबी का बॉन्ड बनेगा, मतलब बीबी का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस तरीके से बनेगा, देख पा रहे हो। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, बी ए बी, यस और नो, ठीक है। तो क्या किया होगा, ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, आपस में क्या किया होगा, इन्होंने कोलिजन किया होगा, है ना। कोलिजन से क्या बना होगा, इनका प्रोडक्ट बना होगा, यस और नो, यस और नो। अब मुझे ये बताओ, Yes, यहाँ ma'am. पे कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एक तो ए है और एक B2 है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी मेरा बेटा, 3। नहीं, कोफिशिएंट देखना है बेटा आपको। B2 का एक मोल है ना, B2 का एक मॉलिक्यूल बोल लो, चलो मॉलिक्यूल ले लो, B2 का एक है, A का एक एटम है, तो कितने हो गए ये आपके 2। आपको कुछ नहीं करना, रिएक्टेंट देखना है, रिएक्टेंट के आगे क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही देखना है, वही उसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है 2A प्लस B2 2AB, अब तुम बताओ मुझे इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, 3। हाँ 3, 3 कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखना है, बस खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखवाना चाहती हूँ, लिखो मेरे बेटा, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, मैंने याद करो बताया था ना, बैलेंस्ड इन स्मॉलेस्ट इंटीजर, याद करो वो मैंने लिखवाया था। तो लिख लो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी इक्वल होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? यस मैम। जो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर होगा वही मॉलिक्युलरिटी होगा, बट ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, यस और नो। और वो कैसे बताओगे, किसके इक्वल होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, सिंपल। हाँ, ओवरऑल बेटा, जैसे मान लो इसका मॉलिक्युलरिटी क्या है, दक्ष 3 है, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 3, क्योंकि जब इसके आप रेट लिखोगे तो रेट कैसे लिखेगा बेटा, के ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2, B2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, तो मॉलिक्युलरिटी भी क्या हो जाएगी 3 फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। आगे लिखो, आगे लिखो, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको बार बार रिवाइज कर लेना वरना भूल जाओगे। ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री, यस और नो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या बताया था मैंने, एक से ज्यादा स्टेप में होती है रिएक्शन, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप क्या है, एलिमेंट्री है। तो यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ मॉलिक्युलरिटी इज मीनिंगलेस इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हाँ या ना, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी हम किस में देखते हैं मेरा बेटा, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस में देखते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे बताओगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे बताओगे मॉलिक्युलरिटी, वो तो एक स्टेप, एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। हाँ, आप स्टेप वाइज बता सकते हो कि हाँ इस स्टेप की ये मॉलिक्युलरिटी है, इस स्टेप की ये मॉलिक्युलरिटी है, ओवरऑल कैसे बताओगे, क्लियर है। तो यहाँ पे एक ऊपर लिख लो, क्योंकि आप तो नीचे ही लिखना, उसके साथ ही मेरे पास स्पेस नहीं है, तो ऊपर लिखो नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, लिखो नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, significance of molecularity, molecularity in complex reaction, yes or no। बात ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा ना मैम, पता नहीं क्या ही चल रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, चीजों को समझ पा रहे हो ना, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो ना कि क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं,
एक क्वेश्चन आता है कि वाई मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 वाली रिएक्शंस आर रेयर, मतलब वो ये कह रहे हैं मोलिकुलरिटी 3 तक तो ठीक है, 3 तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा 4, 5, 6 या अप टू सो ऑन ऐसी वाली रिएक्शंस देखने को बहुत कम मिलती है। ऐसा क्यों मेरा बेटा? ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, तुम्हारे हाथ में 2 बॉल है, 2 बॉल है, ठीक है, छोटी वाली 2 बॉल है। अगर मैं तुम्हारे हाथ में नंबर ऑफ बॉल्स ज्यादा कर दूं तो तुम्हारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा उसको, यस और नो? यस मैम। यस मैम। सेम यहाँ पे भी ऐसा है, अगर एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल है, वो आपस में आराम से, देखो आराम से आएंगे, कोलाइड करेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा? मान लो 2 के भले 3 ले लो, अब 3 क्या करेंगे? आपस में आएंगे पहले तो। एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, जब भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होता है ना, ऐसा नहीं कोलाइड करा और बस बन गया प्रोडक्ट, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए, मतलब उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो कोलाइड करके प्रोडक्ट बना ले। ये मैं तुम्हें कोलिजन थ्योरी में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं तो वो ओरिएंट करेंगे अपने आप को, देन कोलाइड, देन प्रोडक्ट। लेकिन अगर बेटा मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाती जाऊंगी तो उसमें कोलिजन क्या होंगे? ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। मान लो एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है ना, एक सीधा आ रहा है, एक उल्टा जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, दाएं जा रहा है, मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना इनइफेक्टिव कोलिजन होगा, प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि प्रोडक्ट के लिए तुम्हारा कोलिजन कैसा होना चाहिए? तुम्हारे मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए एंड एक कोलिजन भी अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी तुम्हारी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो वहां पे कोलिजन क्या होगा? इनइफेक्टिव होगा। क्लियर है? तभी देखा गया कि मॉलिकुलरिटी जो 3 से ज्यादा वाली रिएक्शंस हैं, ऐसी हमें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द चांसेस ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल विल गो ऑन डिक्रीजिंग with increase in the number of molecule। ठीक है, तो जो चांसेस होंगे साइमल्टेनियस कोलिजन के, आप ये मत सोचना मैम कोलिजन तो हो जाएगा अगर ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, नहीं। 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट बनने के लिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट एनर्जी। अगर ये दोनों चीजें हैं तो ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज नहीं। आपको क्या लगता है 100 मॉलिक्यूल्स है तो सारे के सारे के बीच में कोलिजन इफेक्टिव होता है क्या? नहीं, कुछ ही इफेक्टिव होंगे। मान लो 30 मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन इफेक्टिव होगा, 70 एवं ही। ठीक है जी, हो गया? समझ में आ गया कि वाई मॉलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 रिएक्शंस आर रेयर? जल्दी से बताओ मेरा बेटा, जल्दी से थम्स अप दो ताकि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा पाऊं। ठीक है मेरा बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला नंबर है, लिखो मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, लिखो मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, लिखो मेरा बेटा, मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन विल बी 1, 2 और 3 ओनली। लिख सकती हो? ये तुम्हारे लिए देखो कितना काम आसान कर दिया। मतलब मॉलिकुलरिटी सिर्फ 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 0 तो हो ही नहीं सकती। हो सकती है 0। 0 का मतलब क्या है? कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही नहीं आया कोलाइड करने के लिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर हम पढ़ ही कह रहे हैं हम। 0 नहीं हो सकती। 3 से ज्यादा मैंने वैसे ही मना कर दिया। फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती क्योंकि मैंने कहा था एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड है, और एलिमेंट्री रिएक्शन को आप बैलेंस किस में करते हो? स्मॉलेस्ट इंटीजर में। कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को? क्या चल रहा है? तो ये किस में होती है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। एक और पॉइंट आ गया, एक और लाइन लिखो। अगर मेरा बेटा ऑर्डर तुम्हारा 0 है, ध्यान से सुनना, या फ्रैक्शन है, या ऑर्डर 3 से ज्यादा है, इसका मतलब तुम मुझे बता सकते हो रिएक्शन कैसी रहेगी? कॉम्प्लेक्स या एलिमेंट्री? बताओ, रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री? कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? ये तुम्हारे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें काम आएंगे पेपर में, जो तुम बोलते हो ना शॉर्ट नोट्स, ये वही तो है।
ये वही तो पॉइंट्स लिखवा रही हूँ मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके, ताकि जब तुम ये पूरा चैप्टर पढ़ लो ना तो मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 पेज में समझाए, मतलब 2 पेज में ही आ जाए। ठीक है, हो गया, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। मॉलिक्युलरिटी क्या बताया मैंने, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे वही उनकी मॉलिक्युलरिटी होगी। मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती और ना ही 3 से ज्यादा हो सकती है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगी। मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन नहीं होती है, सॉरी आई एम सो सॉरी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मीनिंगलेस होती है, ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। क्लियर है? टेस्ट लूंगी मैं 5 नंबर का क्लास के बाद, अभी से समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। प्रिंस क्लियर है मेरा बेटा? प्रिंस, दिशा, ओके, प्रिंस यहीं पे ध्यान दो। ठीक है, चलो अब ये है तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप, पढ़ लोगे क्या? चलो ये क्वेश्चन करो, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बेटा, कोई भी चैट बॉक्स में आंसर नहीं देगा, एंड मैं पोल देखूंगी कि कितने बच्चों ने जो है ठीक आंसर दिया है। ठीक है, मैं 2 पोल लॉन्च कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, रुक जाओ भी किया नहीं है मैंने, जल्दी करो, 10 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास इस क्वेश्चन के लिए। पांच सेकंड और पड़े हैं, 5 सेकंड्स मोर। टाइम्स अप। सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ने मेरे को वोट किया, क्या बाकी बच्चे यहाँ पे नहीं बैठे हैं? चलो 5 सेकंड और देती हूँ, वोट करो। 5 सेकंड और देती हूँ। पोल शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं बेटा, इसमें कोई कुछ पंगे हो रहे हैं बच्चों को, और बच्चों को भी नहीं हो रहा है पिछला लास्ट बैच में से। आप हैंड रेज कर लीजिए जिनका पोल लॉन्च नहीं हो रहा, जिनका पोल लॉन्च नहीं, मतलब पोल नहीं दिखाई दे रहा है, यू कैन रेज योर हैंड। ओके, गॉट इट। 14 स्टूडेंट, 14 बच्चों ने मुझे वोट दिया है, एंड अराउंड 2 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है। ओके ओके, तो मोस्टली बच्चों ने क्या आंसर दिया? मोस्टली बच्चों ने आंसर दिया है डी, बी ऑप्शन, नो। क्लियर है? तो बी ही आएगा, अभी तो बताया मैंने, अभी तो मेरा बेटा बताया ना। रेट लो, देखो वो पूछ रहे हैं कि रिएक्शन एलिमेंट्री हो सकती है क्या। एक बात बताना, इसका ऑर्डर देखना क्या आ रहा है, ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर ऑर्डर फ्रैक्शन में हो रहा है तो कैसे एलिमेंट्री हो सकती है? एलिमेंट्री में तो मैंने बताया था कि जो रिएक्शन होगी, जो वो बैलेंस करोगे, शुड बी इन स्मॉलेस्ट इंटीजर, है ना। तो हाउ दिस रिएक्शन कैन बी एन एलिमेंट्री प्रोसेस? नहीं हो सकता ना, तो आंसर विल बी बी। तो 11 बच्चों ने एकदम सही वोट किया था, 4 बच्चों ने गलत वोट किया। कोमल कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, यानी कि 3 बच्चों ने जो है गलत वोट किया। तो प्लीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लास को ध्यान से सुनिए, अगर थोड़ा सा भी मेरा बताया हुआ निकल गया ना दिमाग से, फिर खोलिया काम। ठीक है, मैं एक और पोल लॉन्च कर रही हूँ मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलो जल्दी से करो, जल्दी से करो। 10 सेकेंड्स हैं। प्रिंस वोट कर दिया? पीयूष, दक्ष, यस मैम, कर दिया। अंशिका, अंशु, ओके, टाइम्स अप। 13 स्टूडेंट्स ने वोट दिया है, एंड कुछ बच्चों का वो नहीं चल रहा है, तो हैंड रेस किया। ओके ओके ओके, एंड मोस्टली जो वोट आए हैं बेटा, वो आए हैं अपने डी ऑप्शन को, बोथ ए एंड सी, बट कुछ बच्चे एबीसी को मार्क कर रहे हैं, डोंट नो व्हाई। मेरा बेटा ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है, इसका तो यही रिएक्शन होगा। ये देखो, आपको बताना है इस रिएक्शन के बारे में क्या सही है। मॉलिक्युलरिटी कैसे बताते हो आप? रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करें कितने कर रहे हैं, 1H2 और 1Br2, तो मॉलिक्युलरिटी तो 2 हो जाएगी। ऑर्डर कितना होगा?
अरे बाबा रेट लो में ऐड ही तो करना है, रेट लो में H2 के रिस्पेक्ट में 1 है, Br2 के रिस्पेक्ट में 1/2 है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा 3/2 होगा ना, तो बोथ A and C आर करेक्ट। ठीक है, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, अगर उसको कंसेप्चुअल पेपर बनाना हुआ वो ऐसे ही बनाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, जल्दी करो फिर आगे चलते हैं मेरा बेटा। Which of the following statement is correct? क्या हुआ मैम, Br 1/2 कैसे हुआ, रिएक्शन तो एलिमेंट्री है ना, कहाँ गया? अरे बच्चे किसने कहा एलिमेंट्री, किसने कहा कि मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है ये? एलिमेंट्री रिएक्शन किसने कहा पहले दक्ष, मेरे को तो ये बता तू बेटा। कॉम्प्लेक्स हो सकती है ना रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही है ये। मैंने क्या कहा था, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बिहेव एज एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या कहते हो, है ना? तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही है ये तुम्हारा। ठीक है, अगर एलिमेंट्री होता तो फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं सकता था ना मेरा बेटा ऑर्डर। मैंने क्या कहा था, मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एंड ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक्ट एज एलिमेंट्री रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर दक्ष, है ना? ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, क्या आ रहा है इसका आंसर शिखा, कौन सा करेक्ट है मेरा बेटा? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1 3 4, फोर्थ वाला ठीक है क्या? फोर्थ वाला कैसे ठीक है बेटा? डी या बी ऑप्शन बोल, सेकंड या फोर्थ? मैम सेकंड। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बट हाउ? जो हम रेट लिखते हैं के ए की पावर, जरूरी थोड़ी ना है कि ऑर्डर जो ए के रिस्पेक्ट में एम होगा, किसने कहा? एलिमेंट्री रिएक्शन तो बोला नहीं ना किसी ने। तो अगर मैं अल्फा बीटा लेती हूँ तो अल्फा एम के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आप श्योर नहीं हो सकते कि इसका ऑर्डर एम प्लस एन ही होगा, तो फोर्थ तो है ही नहीं सही, फोर्थ ऑप्शन तो हटा दो इसको। किसका और ऑप्शन था बी वाला, बताओगे मेरे को? बी ऑप्शन किसने और मार्क करा था? शिखा क्लियर हो गया? यस मैम। समझ रहे हो मेरी सारे बच्चे? आप कैसे बोल रहे हो कि ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन इसका होगा, जब तक वो आपको बता ना दे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, थोड़ा देखो क्या दिया हुआ है, मतलब इसने तो सीधा सीधा ये बोल दिया कि यहाँ पे क्या होगा, am प्लस बी एन ए बी एक्स बना है तो ऑर्डर m प्लस एन होगा। होल किया ही नहीं बेटा मैंने इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे चलो, ये ठीक है क्या, फर्स्ट वाला ठीक है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नोन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एंड नोट फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री, यस ये ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सेकंड भी ठीक है। मॉलिक्युलरिटी को आप कैसे बोलते हो बेटा, मॉलिक्युलरिटी को कैसे बोलते हो? मॉलिक्युलरिटी ए रिएक्शन रेफर्स, या तो आप ऐसे बोल दो ईच ऑफ द एलिमेंट्री स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या तुम बोल दो सिंगल स्टेप रिएक्शन। दक्ष और क्लियर हो गया होगा पॉइंट। ठीक है, and overall molecularity of a reaction may be determined in manner similar to overall order of reaction, ये भी ठीक है। ठीक है, तो फोर्थ वाला क्या था मेरा बेटा, गलत है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, ठीक है, हो जाएगा। चल नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंटीग्रेटेड रेट लो। अब आएंगे तुम्हारे सामने ग्राफ वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल तुम्हारे आज से चालू हो जाएंगे बेटा। अपनी क्लास कब तक होती है? 5 बजे तक ना। नाउ वी हैव 1 आवर। चलो लिखो बेटा, इंटीग्रेटेड लो क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे ना इंटीग्रेशन वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आने वाला है। सो डोंट बी सो
ऐसा टेंस्ड मत होना कि मैम इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा होता है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लास्ट में तो तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो बेटा ये इंटीग्रेटेड लो, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली जो हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे ना, वो एक्सप्रेशन किसके बीच में होगा बेटा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में एक्सप्रेशन होगा, ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें, जीरो ऑर्डर की बात करने से पहले कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। लेट्स से मेरा बेटा कि तुम्हारे पास ए रिएक्टेंट और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ जब टाइम 0 था तो इसके ए मोल्स थे, बोल सकती हूँ ना मैं, एंड प्रोडक्ट का कोई मोल नहीं बना। मान लेते हैं कुछ टाइम बाद इसमें से कुछ माइनस हो गया होगा, लेट्स से कि वो एक्स माइनस हो गया तो ये एक्स बना होगा, हाँ या ना, ठीक है। अगर मैं कंसंट्रेशन की टर्म्स में लूं तो कंसंट्रेशन की टर्म्स में हम बोल देते हैं ए नोट। ए नोट बोले तो इनिशियल कंसंट्रेशन, कुछ बुक में बेटा ए नोट ऐसे भी लिखा होता है, सी नोट भी लिखा होता है, कोई बात नहीं, तुम ये वाला क्लास वाला सीख लो अगर सिर्फ तुम मुझसे ही पढ़ रहे हो या कहीं से नहीं पढ़ा है तो, ठीक है मेरा बेटा। ए नोट क्या है, अभी मैं सारी चीजें लिखवाऊंगी, डोंट वरी। ए नोट क्या है, हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, या यू कैन से इनिशियल अमाउंट है रिएक्टेंट की। ये क्या है मेरा बेटा, ए माइनस एक्स क्या है, ए तो स्टार्टिंग था, एक्स उसमें से कुछ चला गया, एक्स उसमें से कुछ रिएक्ट कर गया, तो ए माइनस एक्स क्या हो गया मेरे पास, बचा हुआ कंसंट्रेशन हो गया ए का, यस और नो। ए माइनस एक्स क्या मेरे पास लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन हो गई ए को, इसको हम दिखाते हैं बेटा 80 से। 80 से क्यों दिखा रहे हैं, एट टाइम टी पे कितनी कंसंट्रेशन ए की बच गई, ये क्या है, एट टाइम टी 0 पे कंसंट्रेशन ए की कितनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब लिखो इसको ए नोट है क्या, ए नोट है क्या, क्योंकि तुम भूल जाते हो ये सारी चीजें। ये है मेरा बेटा इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, क्या है इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, देखो हाँ या ना। एंड 80 क्या है मेरा बेटा, 80 है तुम्हारा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। एक एक चीज ध्यान से समझना, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। मुस्कान क्या हो गया, नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या, लेफ्ट एट टाइम टी, यस और नो। एंड एक्स क्या है, एक्स है बेटा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट एट टाइम टी, रिएक्ट एट टाइम टी, बोलो हाँ या ना। एक बात बताओ, क्या मैं एक्स को ये भी बोल सकती हूँ क्या कि इतना प्रोडक्ट बन चुका होगा, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, बोल सकती हूँ ना मैं। यस मैम। देखो मैंने कहा था ना जितना रिएक्ट करेगा उतना ही बनेगा, तो मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। चल इसको लिख लिया मेरा बेटा। अच्छा अब इनको आप किस में लिख सकते हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था, मोल की टर्म्स में लिख सकते हो, मोलैरिटी की टर्म्स में लिख सकते हो और पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया था पहले, ठीक है जी, यस और नो। बढ़िया चल रहा है, कुछ मुश्किल लग रहा है क्या, जल्दी से बताओ, कुछ मुश्किल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, अगर लग रहा हो तो मेरे को बता देना, मैं मुश्किल लग रहा है तो थोड़ा सा करते हैं फिर। चलो आगे हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। जैसे अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता था, वैसे डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी क्या होता है, अल्फा। यस ए नोट ए है मेरा बेटा, ए नोट ए है, 80 ए माइनस एक्स है, ठीक है दक्ष। अच्छा एक बात बताओ, डिग्री ऑफ कंप्लीशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज सेम ना, डिसोसिएशन मतलब इतना डिसोसिएट कर गया, और जितना डिसोसिएट किया होगा उतना ही तो बना होगा ना, उतना ही तो कंप्लीट हुआ होगा रिएक्शन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ कंप्लीशन एक ही बात है, सो डोंट बी कंफ्यूज, ये वही अल्फा है जो इक्विलिब्रियम में पाला पड़ा था तुम्हारा, ठीक है। तो लिखो मेरा बेटा ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। देखो मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, रीजन यही है कि आप न्यूमेरिकल कर सकें इस चैप्टर के, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नो डाउट थोड़े से ट्रिकी आते हैं पेपर में, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टाइम टी पे रिएक्ट कर गया डिवाइडेड बाय इनिशियल आपने कितना लिया था,
इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टेकन। अब तुम मुझे बताओ कितना रिएक्ट कर गया था, एक्स लिख दूं, स्टार्टिंग में कितना लिया था ए, यस और नो? ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू ए अल्फा, अपने पास ए टी क्या था, a माइनस एक्स था, तो ये हो जाएगा a माइनस ए अल्फा, या तुम लिख दो a वन माइनस अल्फा, यानी कि इतना कंसंट्रेशन बच गया होगा एट टाइम टी पे। थोड़ा सा रीअरेंज करा और कुछ नहीं, मेन तुम्हारा काम इसी से ही है। और परसेंटेज पूछ लेंगे तो मल्टीप्लाई 100 कर देना, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर देना मेरे बेटा, लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो तुमने सीख लिए हैं, अब डालो हेडिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बेटा, मैंने आपको कल भी बताया था, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मेरा ए प्रोडक्ट में जा रहा है तो मैं बोल सकती हूँ, अगर मेरी रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो के क्या आएगा, के इज इक्वल, मतलब के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर जीरो। बिकॉज मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी हो वो डिपेंड नहीं करता है, मतलब रेट उस केस में क्या रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। एक ही कंसंट्रेशन को तुम 2 टाइम्स करो, 3 टाइम्स करो, 4 टाइम्स करो, कोई बात, रेट पे कुछ असर नहीं होगा, ठीक है। ओके, इतना हो गया, यानी कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन आई से दिस कि रेट के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा इन टर्म्स में लिख लो क्योंकि वो फिर डेरिवेशन करनी है ना, काम आएगा। मैं मान लेती हूँ कि टाइम टी जीरो पे ये मेरा कितना है, ए है, ये कुछ भी नहीं है, टाइम टी पे ये मेरा ए माइनस एक्स है, और ये क्या है, एक्स है, और ए माइनस एक्स को आप ए टी लिख सकते हो कि कितना कंसंट्रेशन एट टाइम टी के बाद बच गया, एंड ए तुम्हारा क्या है मेरा बेटा, ए नोट। अब ये मत सोच रहे मैम ये और ये बराबर है, सेम है क्या, नहीं, डिफरेंट है, ठीक है, ठीक है। चलो अब इसका छोटा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा बेटा, पापा को रेडी हो क्या डेरिवेशन करने के लिए? देख, एक बात बताओ, मैंने तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन बताया था, क्या मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखती हूँ, माइनस डी ए बाई डी टी बेटा, यस और नो? हाँ दिशा, और ये रेट किसके बराबर है, ये रेट है के बराबर, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, चलो अब क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना, dt को उधर ले जाओ, dt को उधर ले जाओ, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, जस्ट यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना है आपको, क्योंकि आपको क्या चाहिए, ए का कंसंट्रेशन चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, ये थोड़ा थोड़ा फिजिक्स में सीखा होगा आपने, सीखा है क्या? ओके, टाइम टी देखो, हो सकता है कि कुछ बच्चों को मुश्किल लग रहा हो, प्लीज ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टी जीरो पे हम मान लेते हैं मेरी कंसंट्रेशन कितनी थी बेटा, ए नोट थी, टाइम टी पे मेरी कंसंट्रेशन कितनी है, 80, हाँ या ना? लिमिट तो देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। यस मैम। अब डीए इस, अच्छा डीए का इंटीग्रेशन क्या होता है, डीए का इंटीग्रेशन होता है ए, और इसकी लिमिट क्या है, ए नोट 80, ठीक है। टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये देखो टी हो जाएगा, और इसकी लिमिट कितनी है, 0 टू टी, ठीक है। आगे लिखूं मैं, एक बार इतना लिख लो फिर मैं आगे चलती हूँ मेरा बेटा।
ठीक है, अब क्या करना है, लिमिट को पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ये बन जाएगा 80 माइनस ए नोट माइनस के टी। ध्यान रखना ये स्मॉल के है, कैपिटल के मत लिख देना, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। देखो यही आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अल्टीमेट तो तुम्हें यही याद करना है, अगर किसी को इंटीग्रेशन समझ में भी नहीं आया गोली मारो, कोई बात नहीं। मैंने तो सिर्फ इसलिए कराया है क्योंकि कई बार तुम्हारे पेपर में बोर्ड्स में पूछ ली जाती है, बट चांसेस आर वेरी वेरी रेयर, 0.00 समथिंग %। अब यही मैं सीधा तुम्हें डिराइव करके दिखा देती, सिर्फ ये लिख के बता देती कि यही होता है, तो तुम बोलते मैम रट्टा मरवा रहे हो। तो मैं रट्टा नहीं मरवाना चाहती, क्योंकि अभी तो हमारे पास वी हैव टाइम ना, जब क्रैश कोर्स होगा तो मैं सिर्फ रट्टा मरवा दूंगी। यस, इंटीग्रेटेड लो होता है बेटा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में रिलेशनशिप भी होता है बेटा ये, ठीक है, जिसमें जो आप जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ते हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर, इन सब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए पढ़ते हो, तो जिसमें से सबसे पहले आ जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है मेरा बेटा, हाँ या ना। अब 80 तुम्हें पता है क्या है, लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, ए नोट क्या है, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, टी क्या है, टाइम है, के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है जी, इतना क्लियर है क्या? अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछ ले भैया कितनी कंसंट्रेशन बच्ची बता दो, तो तुम क्या करोगे, माइनस के टी प्लस ए नोट ये लिख दोगे, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। चले आगे, यहाँ पे लिख लो, फिर से लिख लो कि ए नोट क्या है मेरा बेटा, ए नोट इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन लिख लो रिएक्टेंट की, क्योंकि ये भूल जाते हैं, मुझे पता है बच्चे। 80 क्या है मेरा बेटा, लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन है, लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लिख लो एट टाइम टी पे, ठीक है। ये सब चीजें आपको क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। और के क्या है, के है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। क्या मुझे आगे चलना चाहिए? ओके, अभी तक क्या सीखा हमने, जीरो ऑर्डर का डिराइव कर लिया, कितना आया, 80 माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, दिस इज आवर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अगर मान लो कोई बच्चा, मतलब सॉरी, कोई आपसे पूछे बेटा किसी भी टाइम टी पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी रह गई होगी, वो बताओ। प्रोडक्ट कितना बना था मेरा बेटा, देखना x, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, उसी से ही निकालेंगे, 80 माइनस ए नोट माइनस के टी, और 80 क्या था मेरा बेटा, ए नोट माइनस एक्स ही था, या ए माइनस एक्स लिख दो, माइनस के टी, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी, तो x क्या आ जाएगा मेरा बेटा, के टी, यस और नो। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसी कुछ रिएक्शन हुई, तो उसमें अगर वो तुमसे पूछ ले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बताओ एट टाइम, एनी टाइम टी पे, तो कितनी होगी, बताओगे मुझे? कैन एनीवन टेल मी, बताओ? वेरी गुड, 2 kT हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार देख लेना रिएक्शन में क्या है कि प्रोडक्ट कितना बना हुआ है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं भी मार्क्स नहीं खाओगे बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कहीं, अब मैं लिखवाने को तो लिखवा दूं x इज इक्वल टू KT होता है, लेकिन एग्जामिनर ने कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जहाँ पे 2 KT निकलवा रहा हो, फिर क्या करोगे? फिर तो कुछ होगा नहीं, लोचा हो जाएगा, नेगेटिव में जाएंगे नंबर, हो जाएगा। डोंट वरी, चैप्टर के बाद एग्जाम डोज तुम्हें मिल जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी एग्जाम डोज ऑलरेडी अपलोडेड है मेरी बिटली शीट पे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तुम्हें सब फॉर्मूले सब मिल जाएंगे, लेकिन ट्रस्ट, एक बात बताऊं, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद लिखा करो, तुम खुद से बनाया करो फॉर्मूला शीट। आज तुम्हें पता है कि फॉर्मूला, तुम्हें पता है कि फिजिकल के चैप्टर चल रहे हैं ना, तुम्हें दिमाग में, जहन में है कि हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और उसके लिए मैम ने कहा था 400 क्वेश्चन लगाने एक चैप्टर से।
तो जब भी तुम बेटा क्लास नोट्स को रिवाइज करते हो ना, उसके बाद क्लास नोट्स को साइड में रख के एक खाली पन्ना लिया करो, ब्लैंक पेज, और उस टाइम पे जितनी भी चीजें तुम्हारे दिमाग में आई हैं उस क्लास नोट्स को पढ़कर वो उस ब्लैंक पेज पे उतारा करो। तुम खुद फील करोगे कि वो तुम्हें कितने लंबे टाइम तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाएंगी वो चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है एक टर्म हाफ लाइफ। मैम हाफ लाइफ ये क्या होता है? हाफ लाइफ, आधी लाइफ। आधी लाइफ क्या होती है? इसको बेटा हम टी हाफ ऐसे दिखाते हैं, या आप इसको दिखा सकते हो टी 50%। ठीक है मेरे बेटा, या तो आप दिखाओ इसको टी हाफ या टी 50%। होता क्या है ये? सिंपल सी बात है, पता है क्या? इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। कितनी बची होगी बेटा फिर? 50 ही बचा होगा, हाँ या ना? तो मतलब यही लिखा हुआ है, हाफ लाइफ क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू ड्रॉप टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब जो आपका 80 है टाइम टी पे, जो ये कंसंट्रेशन कितनी बची होगी बेटा? एक बार बताओ, जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी तो कितनी बची होगी? 50%, यानी कि 80 क्या होगा बेटा? A0/2 होगा। Yes, ma'am. है ना? इजी टू अंडरस्टैंड है ना? जब भी तुम्हारे टी पे टी के साथ कुछ भी लिखा हो ना इस तरीके से, जैसे ये 50% है, हाफ लाइफ है, अभी तुम्हें मैं कराऊंगी टी 75%, टी 87.5%। तो इसका मतलब क्या होता है? 50% मतलब होता है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। 3/4 होता तो मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो बच्ची कितनी होगी? क्योंकि 80 क्या है? बचा हुआ अमाउंट है ना, तो कितना बच गया होगा? हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, टोटल अगर मान लो फ्रैक्शन में बात करो, टोटल A0 1 है, तो तुम्हारा 1/2 खत्म हो गया, तो बच्चा कितना होगा? 1/2। क्लियर है? चलो अब कैसे निकालेंगे जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन? कौन बताएगा मुझे? प्रियांशी, कैन यू टेल मी? अभी जस्ट हमने डिराइव किया, व्हाट वाज दैट? मुझे बताओ एक्सप्रेशन क्या डिराइव किया मैंने जीरो ऑर्डर का? मैं नहीं बताऊंगी, तुम ही बताओगे मेरे को, जल्दी से बताओ, तुम ऐसे फिर रिवीजन नहीं करोगे, बताओ मेरे को जल्दी से। तनिष्क तुम बताओ जीरो ऑर्डर का क्या था एक्सप्रेशन? मैम 80 is equal to -80 plus A0 क्या 80 is equal to minus KT plus A0. ठीक है, तनिष्क तुम बताओ। Concentration of A at final time T is equal to minus T plus concentration of initial concentration of A. ये लिख दूं? एक ही बात है, यही Yes. कह रहा ना डिराइव, ये देखो ये रहा अपना। ठीक है, कुछ भी लिख दो। अब देखो 80 क्या है मेरा बेटा? 80 है मेरे पास A0/2 माइनस A0 और माइनस के, अब ये टी नहीं है, ये क्या है? टी हाफ है, क्योंकि आप 50% के लिए देख रहे हो ना कि 50% रिएक्शन हो गई है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा? ये क्या हो जाएगा? माइनस A0/2 माइनस के टी हाफ हो जाएगा। तो मेरे पास टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा मेरा बेटा? A0/2 के। यस और नो? ठीक है तनिष्क, यस मैम। प्रियांशी, मिसबा, दक्ष, बढ़िया। क्या पता चला इससे? इससे ये पता चल गया कि मेरा जो हाफ लाइफ टाइम है टी हाफ 50%, वो कितना है? वो है A0/2 के। A0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के क्या है? रेट कांस्टेंट। ध्यान रखना ये छोटे वाला के है, कई बार हो सकता है मैं बड़ा के बना दूं, बट डोंट बी कंफ्यूज, ये हमेशा छोटा ही होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब तुम्हें क्या पता चल रहा है बेटा? यहाँ से एक चीज पता चल रही होगी तुम्हें। क्या? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नीट का एक क्वेश्चन बना रही हूं मैं यहाँ से, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हाफ लाइफ टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 के। यस और नो? यानी कि जीरो ऑर्डर के केस में जो आपका हाफ लाइफ टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको ये सबके लिए याद करना है, जीरो के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, मैम थर्ड के लिए भी करना है, हाँ, फोर्थ के लिए भी करना है, हाँ। कैसे करेंगे इतना सारा लर्न? मैं करवाऊंगी, तुम एक जनरल फॉर्मूला बता दूंगी लास्ट में, उससे तुम किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल लोगे टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। बट अभी के लिए, अभी हम बिल्कुल बेसिक चीजें से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल इतने को समझो। क्लियर है ये वाला पॉइंट? जल्दी से बताइए।
चलो नेक्स्ट हम आते हैं T3/4। T3/4 बोले तो T75% रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, 75% रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, यस और नो। तो इसमें 80 का मतलब क्या होगा, फिर कितना बच गया होगा मेरा बेटा, 25% बच गया होगा, यानी कि 1 - 3/4 कितना होगा, 1/4, यानी कि A0/4 बच गया होगा, यस और नो। कंफर्म कीजिए, यस मैम यही होगा, Yes, ma'am. पक्का। मैं फिर बोल रही हूँ, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो भी यहाँ पे लिखा होगा T30%, T60%, T25% है ना, T50%, इसका मतलब होता है 30% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, इसमें 60% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, इसमें 25% हो चुकी है, इसमें 50% हो चुकी है, ठीक है। तो यस, अब अपनी 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, इट मीन्स हमारी कितना बचा होगा, 80 कितना बचा होगा, 1/4 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बस निकालो कितना आ रहा है, तुम सब निकालो, अब ये तुम निकालोगे, T3/4 कितना आ रहा है बेटा, सारे निकालो, मेरे से पहले आप लोगों को निकालना है, मेरे से पहले आप लोगों को निकालना है। क्या यही आया है, 3/3 A0/4 के, मैम ये याद करना है। देखो मैं सच बताऊं, कभी भी नहीं बोलती आप लोगों को कि ये ऐसे याद करो, तुम्हें अगर मतलब पता है, तुम्हें पता है T50% का मतलब क्या होता है, तुम्हें अगर ये फॉर्मूला पता है ऑर्डर ऑफ जीरो ऑर्डर के लिए, तो तुम किसी के लिए भी निकाल सकते हो। डोंट रटो फाइंड दिस की T3/4 होता है 3/4 A0/K। बट हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि तुम इतने क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली रट जाएंगे ये चीजें। बट फर्स्ट ऑर्डर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूलेज एज कंपेयर टू जीरो ऑर्डर। एग्जाम में भी तुम देखोगे, लास्ट अगर मैं 10 साल का एनालिसिस करूं, तो बहुत ही कम क्वेश्चन जो है, बहुत ही कम जीरो ऑर्डर के पूछे हुए हैं। फर्स्ट ऑर्डर पे ये लगा लो हर साल क्वेश्चन आता है, जबकि जीरो ऑर्डर का 5 या 6 साल में एक बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। हो जाएगा क्या ये बेटा, चलो अब हम बात करते हैं कंप्लीशन टाइम की। कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो तुम्हारा रिएक्टेंट तो कुछ बचेगा ही नहीं, इट मींस 80 क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, हाँ या ना। तो कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट, फॉर द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू ड्रॉप जीरो। देखो क्या कहते हो, जब तुम्हारा 80 जीरो हो गया, तो मुझे जल्दी से बताओ क्या होगा कंप्लीशन टाइम, जल्दी से निकालो फास्ट, जल्दी, मेरे से पहले तुम निकालोगे, देखती हूँ चैट बॉक्स में किसका आता है सबसे पहले मैसेज। मेरा तो आ भी गया, जल्दी से करो, जल्दी से लिखो। दक्ष ने आंसर दे दिया A0/K। पीयूष कितना आ रहा है, मैम A0/K। शिखा कितना आ रहा है, A0/K, वेरी गुड। जल्दी से प्रियांशी कितना आ रहा है, A0/K। अंशिका, मुस्कान, दिशा, पूजा, कोमल, वेरी गुड मेरा बच्चों, A/K या A0/K, क्योंकि मैं यहाँ पे A0 लेके चल रही हूँ। समझ गई मैं, ठीक है। तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो A0 क्या आ जाएगा, KT। T क्या है, ये कंप्लीशन टाइम है, तो T कंप्लीशन क्या आ जाएगा मेरा बेटा, A0/K हो जाएगा। ये आया हुआ नीट में एक बार क्वेश्चन कि बताओ कंप्लीशन टाइम कितना होता है जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं 2T½ लिख दूं बेटा, अभी एक सवाल कराऊंगी वहां काम आएगा, इसको 2T½ लिख सकती हूँ। अब 1/, आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये तो आपका क्या बन जाएगा, फिर T½ बन जाएगा, ठीक है। इतना मैथ्स तो यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो यस,
चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करें। चलो 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं मेरा बेटा, इसको पढ़ने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार रीड करो और मुझे ये बताना क्या समझ में आया है। मैं तुम्हें 1 मिनट दे रही हूँ इस क्वेश्चन को रीड करने के लिए। चलो करो। बच्चों आप लोगों का एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, सैटरडे को ना, संडे को तो आपका होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट, बस सैटरडे को एक टेस्ट हो रहा है जो कि है सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का। तो आप लोग एज अ प्रैक्टिस उस टेस्ट को जरूर देंगे। क्लियर है सभी को? तो जिसके भी ग्रुप में वो लिंक आएगा, कोई जज नहीं कर रहा, नो वन कैन जज यू, ठीक है, सॉरी नो वन विल जज यू कि क्या कर रहे हो, सिर्फ जस्ट प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यू, सो दैट आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, सॉल्यूशन वाले चैप्टर पे कमांड आ जाए। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आई वुड रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट कि प्लीज आप ये टेस्ट को जरूर दें। ठीक है, चलो। अच्छा कुछ समझ में आया है? मैंने 2 मिनट 1 मिनट से ज्यादा दे दिया बेटा टाइम। क्या समझ में आया इस क्वेश्चन को देख के? हाँ शिखा। मैम इनिशियली ए 0.1 मोल दे रखा है मोलर, और हाँ। मोलर सॉरी, हम्म। हाँ। तो 0.08 जो है उसमें से प्रोडक्ट में बदल गया है, तो फिर 0.02 मोलर जो है बचा है। ना 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 मेरा बेटा, नहीं नहीं नहीं, एयर इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हें समझ में आ गया, पॉइंट 1 है। वो कह रहा है कि कुछ टाइम टी बाद, यानी कि वो कितना टाइम है, 10 मिनट बाद इतनी कंसंट्रेशन है, तो ये 80 दिया हुआ है मेरा बेटा, है ना। ये नहीं दिया हुआ कितना, क्योंकि 80 हमारा लेफ्ट अमाउंट था ना, एक्स था हमारा, कितना कंप्लीट हुआ है याद करो। तो 10 मिनट बाद इतना बच गया। आपको क्या बताना है? हाफ लाइफ बतानी है जीरो ऑर्डर के केस में, एंड टी कंप्लीशन बताना है। क्लियर है सबको? अब टी हाफ कैसे निकालोगे? टी हाफ निकालोगे ए नोट बाय 2 के से, यस और नो? अब तुम्हारे पास ए नोट है, के नहीं है, निकाल के आना पड़ेगा। टी कंप्लीशन क्या होता है? 2 टी हाफ होता है, तो अगर ये आ गया तो ये भी आ जाएगा। किसी का आया कोई आंसर? मैम 25 एंड 50 मिनट, ऑप्शन सी। और किन किन बच्चों ने निकाल लिया? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, 80 माइनस ए नोट माइनस के टी। तो 80 कितना है बेटा? 0.08 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है, के हमें नहीं पता है, टाइम है हमारे पास 10 मिनट है, सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है, मिनट में ही पूछा आपसे आंसर। तो बस ये तो हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा ना। क्या बोल रहे हो मैम? मेरा आंसर ऑप्शन में नहीं आ रहा बेटा, कैलकुलेशन की गलती की है बेटा, ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो ठीक है। तो के आ जाएगा तुम्हारा सोल्व करने पे 2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, इतना ही आ रहा है क्या? अब इस के को तुम्हें क्या करना है मेरा बेटा? यहाँ पुट करना है। तो टी हाफ तुम्हारा आ जाएगा, करके देखो 25 मिनट आ रहा होगा, और ये कितना आ रहा होगा फिर? 50 मिनट। देखो मेरा बेटा, करके देखो इसको, अब आ रहा है? देखिए सारे बच्चे, 22 स्टूडेंट्स।
हैंड रेज करना, किस किस का आ गया? रेज योर हैंड इफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन। ओके, मतलब आधी क्लास को हो गया, आधी क्लास का हो गया, वेरी गुड। जो बाकी बच्चे एक्टिव नहीं है बेटा प्लीज इसको देख लेना, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई करना। इस क्वेश्चन में ना सारा स्टेटमेंट का खेल है, वो स्टेटमेंट में ही घुमा देता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं फिर इसमें। देखना एक बार, कुछ समझ आ रहा है? हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है क्या तनिष्क? क्लास ma'am, में दिया। पहले वाला हो गया था क्वेश्चन? Yes ma'am. हाँ, इसमें मेरे को तुम बताओ क्या दिया हुआ है। हाफ लाइफ टाइम दे रखा है ठीक है, और कंसंट्रेशन ठीक है, और क्या और दिया हुआ है? इनिशियल कंसंट्रेशन बता रखी है रिएक्टेंट की ठीक 2 है, मोल पर लीटर। तो इससे क्या निकाल और लोगे? उसमें बिल्कुल ठीक बोला तनेश, इससे क्या निकाल लेगा बेटा? हम फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कच 80 निकाल लोगे क्या? यस मैम। 80 कैसे निकालोगे? टी हाफ मैम के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू हम निकलेगी। हाँ के लिए हाँ, तो टी हाफ क्या होता है अपने पास? ए नोट बाय 2 के होता है। हाँ, ऐसे ऐसे मजा आता है यार, तुम बोलते हो ना मजा आ जाता है। अच्छा के निकाल लो, फिर कितना आ जाएगा? 2/2 इंटू 1, ये कितना आ गया? 1 ही आ गया, कितना आ गया? 1 ही आ गया। तो ठीक है क्या? वन आवर आ गया ना के, यस मैम। ठीक है। यूनिट क्या होगी? वही मोल पर लीटर पर आवर, ठीक है। के आ गया हमारे पास, आ गया हो। आपको बताया हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इट्स कंसंट्रेशन टू कम फ्रॉम 0.50 टू 0.25। अगर आपकी रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो कितना टाइम लगेगा कंसंट्रेशन को 0.50 से 0.25 आने में? यानी कि दिस इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज ए नोट, दिस इज योर 80, है ना तनिष्क? यस मैम। पहले 0.50 थी, बाद में कितनी हो गई? 0.25। 2.20। अब कुछ नहीं करना, जीरो ऑर्डर का क्या लगाना है तुम्हें? फॉर्मूला 80 माइनस ए नोट माइनस के टी। के है, टी निकालना है, 80 है, ए नोट है, आंसर आ जाएगा। फाइनल मतलब कितनी बची है? 0.25 थी, कितनी? 0.50 माइनस 1 इंटू टी, तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 0.25 आ रहा है। वेरी गुड। देखो मेरे को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तुम इतना एक्टिव रहोगे तो मेरे को जरूरत ही नहीं है ना इतना। मैम इसमें डायरेक्ट हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं। कौन सा मेरा बेटा? मैम मुझे लास्ट में आपने 80 माइनस ए नॉट वाला जो फॉर्मूला लगाया उसकी जगह हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा 0.50 का आधा हो रहा है ना? यस, टी हाँ, हाफ yes, निकाल ma'am. लो। ये ये आधी हो रही है ना कंसंट्रेशन, ठीक है। तो तुमने क्या लगाया कोमल, कैसे किया? मैम हाँ, पहले तो ये वाला स्टेप तो सेम करा था मैंने कि जहाँ तक वैल्यू फाइंड थी, फिर उसके बाद मैंने हाफ लाइफ लगा दिया क्योंकि 0.50 से 0.25 हो रहा था, तो हाफ हो रहा था तो मैंने हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाया। तो तुमने लगाया टी इनिशियल हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाय 2 के। यस मैम, तो ए नोट क्या लिया तुमने? 0.50 0.50 एंड के लिया तुमने 1, तो तुम्हारा आ गया 0.25 आर। यस मैम। यस, कर सकते हो क्योंकि ये आधी हो रही है ना कंसंट्रेशन, इसका मतलब ये इस हाफ लाइफ टी हाफ निकाल सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया।
ये वाला करो, ये देखो नीट का क्वेश्चन। अब तुम्हें तो बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा कि नीट में कैसा क्वेश्चन आया था 2018 में। ये चैप्टर ऐसा है ना, मतलब जब मैं आपको कुछ बताऊंगी, आप अपनी तरीके से कोई मेथड ढूंढेंगे ना करने के लिए, तो बहुत ही मजा आने वाला है आप लोग। बताओ, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, हाफ लाइफ क्या होगी? क्या होगी दिशा? मैम सेकंड ऑप्शन डबल होगी। वेरी गुड, डबल होगी, बिकॉज हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 हो जाएगा। चलो 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 चलो, अब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे जीरो ऑर्डर के लिए। सबसे पहला ग्राफ है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। बेटा ये कंसंट्रेशन पता है कौन सी? इनिशियल वाली नहीं, एट टाइम टी वाली कंसंट्रेशन है, ठीक है? कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? हमें पता है बेटा, क्या मेरे पास ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या रेट? नहीं मैम, नहीं करता है। तो अगर आप बेटा इसका ग्राफ बना रहे हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। क्या हो गया? नहीं समझ आया क्या? आवाज आ रही है मेरी? मैम नहीं समझ आया। बेटा अपना रेट क्या होता था जीरो ऑर्डर के लिए? रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन की पावर 0 होती थी ना यस मैम। जीरो ऑर्डर के लिए। तो रेट अपना कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तभी तो ये ग्राफ आया। इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाओ, रेट चेंज नहीं हो रहा है। अभी क्लियर है सभी को? कंसंट्रेशन में चेंज करते जाओ बट रेट रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है क्या? सना, पीयूष, दक्ष, आकाश, प्रिंस, तनिष्क, मिसबा, मुस्कान गुप्ता, मुस्कान, अंशिका, 2 अंशिकाएं यहाँ मेरी क्लास में, शगुन, पूजा, शिवानी, वेरी गुड, खुशी। चलो अब हम बनाएंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा मेरा बेटा? जो एक्सप्रेशन हम डिराइव करके आए थे वो क्या था हमारे पास? 80 माइनस ए नोट माइनस के टी, यही था। हाँ या ना? जवाब दो ना। यस मैम। अपने को किसके बीच में ग्राफ लोड करना है? इसके बीच में और इसके बीच में। कैसे करें? एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ले, इसको यहाँ ले जाते हैं, माइनस के टी प्लस ए नोट ले जाऊं। यस मैम। चलो अब हमारे पास क्या है? ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये टी क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस, एंड स्लोप हमारा क्या आ जाएगा? माइनस के, और ये इंटरसेप्ट यानी कि स्लोप इज नेगेटिव। तो कैसा ग्राफ आने वाला? इमेजिन कर लिया? आई होप इमेजिन कर लिया हो। यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग है। यस बेटा, ये ग्राफ आ जाएगा ऐसा कुछ, ऐसा, ठीक है? स्ट्रेट लाइन आ जाएगी बट विद नेगेटिव स्लोप, ठीक है? अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो तो ये वाला कौन सी वैल्यू हो जाएगी अपनी? ए नोट बाय के वाली, कंप्लीशन टाइम वाली, कि हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसी टाइम पे तो जाके पक्का कंप्लीट होगी। तो लेट्स से दिस इज दैट, वो वाला टाइम, ए नोट बाय के वाला टाइम। क्लियर है? एंड स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस के। मेरा थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं आई है, तुम लोग थोड़ा स्ट्रेट बना देना। क्लियर है क्या? ये ग्राफ कैसे आया मेरा बेटा? क्योंकि बेटा पेपर में आएगा, पेपर में आएगा। पहला ग्राफ था रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, हमें पता है कंसंट्रेशन को चेंज करते जाओ, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता, इक्वेशन पता होनी चाहिए थी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एंड सबसे बड़ी बात, एटी क्या है, ए नोट क्या है, क्योंकि इसके बिना न्यूमेरिकल भी सोल्व नहीं होंगे, ठीक है? नेक्स्ट है टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ। तुम लोग बनाओ अपनी नोटबुक में, तुम लोग बनाओ अपनी नोटबुक में। इनिशियल कंसंट्रेशन बोले तो ए नोट, बनाओ इसका ग्राफ, बनाओ इसका ग्राफ। बना लिया? क्या बना? कोमल नहीं बताएगी, कोमल नहीं, कोमल नहीं, सना आप बताओ क्या बना ग्राफ? हाँ पीयूष,
मैम लीनियर बनेगी। वेरी गुड, क्योंकि टी हाफ क्या होता है, ए नोट बाय 2k होता है। तो ये y एक्सिस है, ये आपका क्या हो जाएगा x एक्सिस, एंड स्लोप क्या हो जाएगा 1/2k, इंटरसेप्ट 0 है इसलिए ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, दैट इज टेंडेंट थीटा क्या हो जाएगा 1/2k हो जाएगा क्या? बताओ, कुछ मुश्किल है तो बताइए। ठीक है, चलो उसके बाद है कुछ रिएक्शंस हैं बेटा, जीरो ऑर्डर के एग्जांपल, मतलब रिएक्शन इन द सेंस एग्जांपल है, आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ रीड करना है, क्योंकि कई बार पेपर में आ जाती है, स्पेशली नीट में आपको रिएक्शन लिख के दे दी जाएगी और आपसे पूछेगा बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। अब आप मुझे यही बोलोगे मैम हम ऐसे कैसे बता सकते हैं, हमें क्या पता वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आप ठीक हो, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो आपको याद करनी है। कैसी वाली रिएक्शन है, पहले सुनो बेटा। जो पहली वाली रिएक्शन है ना, इसमें जो रेट होता है वो H2 और Cl2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट आपने डाली है, क्योंकि आपको पता है सनलाइट की प्रेजेंस में रेडिकल मैकेनिज्म होता है, अगर किसी ने में से जीओसी पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो आप कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट डाल रहे हो कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, आपका रेट उस पर डिपेंड करता है। तो जो आपकी ये वाली रिएक्शंस होती है ना, फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर का एग्जांपल होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ रट्टा मार लो, सिर्फ रीड करना है। ठीक है बेटा, और ये कैसे टाइप की रिएक्शन है, देखो N2O गैस है और ये क्या है, प्लेटिनम कैटलिस्ट है, तो ये कैसा है, कैटालिटिक सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगी ये गैसेस। ऐसे ये देखो, ये कैसी वाली रिएक्शन होती है, ये हमारी होती है एड्सॉर्प्शन। ये कैसा प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन वाला, जिसमें गैसेस क्या करती है मेरा बेटा, कैटालिटिक सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाती है। तो इसमें भी जो आपका रेट है वो इन पे डिपेंड नहीं करता है, इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है मेरा बेटा, तो एड्सॉर्प्शन वाली रिएक्शन और ये फोटो हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन किसका एग्जांपल होती है मेरा बेटा, जीरो ऑर्डर। ठीक है, होता क्या है मैं बताती हूँ। जैसे मान लो ये सरफेस एरिया है कैटलिस्ट का, ठीक है, इस पे क्या है, ये होल्स हैं, यहाँ पे जब गैसेस आ रही हैं तो एब्जॉर्ब हो रही हैं, और एक उस पे होल पे एक गैस एब्जॉर्ब होगी। एक बात बताओ, सारा कैटालिटिक सरफेस इन गैसेस ने कवर कर लिया है, एब्जॉर्ब हो गई हैं। अब तुम और कंसंट्रेशन इस पे डाले जाओ, मतलब और गैसेस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दो, क्या रेट पे इफेक्ट पड़ेगा क्या, क्योंकि वो ऑलरेडी कवर हो चुकी है, मतलब सारी गैसेस जो थी वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है कैटालिटिक सरफेस पे। तो अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा भी रहे हो तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एड्सॉर्प्शन वाली रिएक्शन और फोटो हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन मेरा बेटा किसका एग्जाम्पल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है मेरा बेटा, और जो जीरो ऑर्डर वाली रिएक्शंस होती हैं वो कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस नहीं होती, वो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ही होती है। जल्दी से बताओ ये क्लियर है क्या मेरा बेटा, मुश्किल तो नहीं लगा ना? आज मैंने न्यूमेरिकल तो ज्यादा नहीं कराया क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट ही बहुत ज्यादा अपना है। ठीक है, अभी अपने पास 10 मिनट है, थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट कर देना, जल्दी से बताओ। कुछ नहीं है फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में क्या है देखना, इसमें क्या होगा, रेट किसके प्रोपोर्शन होगा, फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। उसमें क्या था, जीरो पावर था। बोलो, अगर मान लो इसमें ए आपका है, कोई रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, अगर मैं टाइम t0 ले लूं तो ये कितना होगा, ए होगा, और कंसंट्रेशन के टर्म्स में बोले तो ये नोट होगा, ये कुछ नहीं बना होगा। टाइम टी पे मैं मान लेती हूँ इसमें से कुछ एक्स गया होगा और ये कितना बना होगा, एक्स बना होगा, और ये लेफ्ट अमाउंट को मैं क्या बोल रही थी, 80 बोल रही थी, हाँ या ना मेरा बेटा, सेम है ना, इसमें कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी ना, यही तो मैं पहले बताती आ रही थी, है ना, यही सेम मैंने पहले ही बताया था। अभी टेस्ट लूंगी तुम लोगों का 457 पे मैं रोक दूंगी खुद को और तुम्हारा टेस्ट होगा फिर, हाँ या ना, इतना ठीक है क्या? जल्दी से थम्स अप दो, झूठा थम्स अप मत देना बेटा। ठीक है, अगर सुन रहे हो ध्यान से तो समझ में आ रहा होगा, नहीं सुन रहे तो नहीं आ रहा होगा मेरा बेटा। तृप्ति, दिशा, शिखा, तनेश, दक्ष, शिवानी, खुशी, प्रियांशी, पूजा, सुमाइला, आकाश, रिमी, अंशिका, दोनों अंशिका मतलब दोनों अंशिका।
तो बेटा अगर मैं रेट की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में रेट क्या हो जाएगा, के इनटू कंसंट्रेशन की पावर 1 हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, ये लिख सकती हूँ के ए, हाँ या ना। अब मैं ए को नीचे ले जाऊं, माइनस डी ए बाई ए के डी टी लिख दूं। ध्यान रखना ये स्मॉल के है बेटा, देख लो मैं फिर बोल रही हूँ, पेपर में आती है तुम्हारी डेरिवेशन, और वैसे भी आपको पता भी होना चाहिए। ऐसे लिख सकती हूँ क्या, अब क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो। मान लो जब टाइम t 0 था तो कंसंट्रेशन कितनी थी, a नोट थी। जब टाइम t था तो कंसंट्रेशन कितनी रह गई, 80 रह गई। कोई मुझे बताएगा dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी। dx बाई x का इंटीग्रेशन फिजिक्स में पढ़ते हो भाई तुम स्टार्टिंग में, वैसे तो मैथ्स में आता है, ln x होता है। वेरी गुड, ln x होता है। तो यानी कि dA बाई a का क्या हो जाएगा प्रियांशी, ln a हो जाएगा। लिख दो इसको, ln a हो जाएगा। और इसकी लिमिट कितनी थी, a नोट से 80 और माइनस के टी, और इसकी लिमिट क्या थी, 0 टू t। यस और नो। अब ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ln 80 माइनस ln a नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब तुम्हें पता है ln m माइनस ln n क्या होता है बेटा, ln m बाई n होता है। बताओ, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्या, बताइए, रिवाइज करना पड़ेगा घर पे जाकर, वरना तो सब साफ। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ln 80 बाई a नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। यस और नो, बोलो। यस मैम। इसको मैं ऐसे लिख दूं, ln a नोट बाई 80 इज इक्वल टू के टी। मैंने इसको उल्टा कर दिया तो माइनस का साइन पॉजिटिव में चेंज हो गया। ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ मेरा बेटा, कोई मुझे बताएगा। ln क्या करूं मैं, ln को हटा दूं तो क्या होगा, a नोट बाई 80 e की पावर के टी। क्या एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, रुको 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 रुको, एक काम करते हैं, तुम मत काटना, तुम मत काटना, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला तुम्हारे काम में आएगा ना, बेटर है कि वही बताऊं। 80 बाई a नोट, इसको ऐसे लिख दूं, e रेज टू द पावर माइनस के टी। तो 80 क्या बन जाएगा मेरा, a नोट e रेज टू द पावर माइनस के टी। बेटा कुछ भी नहीं है, आसान है सब कुछ, क्वेश्चन इजी आता है, टेंशन नहीं लेनी है। ये बन जाएगा एक मेरा एक्सप्रेशन। बोलो, ये मेरे पास एक पहला फॉर्मूला बन गया बेटा। ई एक्सपोनेंशियल है मेरा बेटा, ई मेरा एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ln a नोट बाई 80 इज इक्वल टू के टी। यस और नो। अगर मैं ln को log में चेंज कर लूं, क्या होता है बेटा, ln को log में कैसे चेंज करूं, 2.303 log होता है। Yes, ma'am. तो 2.303 log a नोट बाई 80 इज इक्वल टू के टी। इसको मैं ऐसे लिख दूं, t इज इक्वल टू 2.303 बाय के इज रेट कांस्टेंट, log a नोट बाय 80 मेरा बेटा। a नोट क्या है, भूलना मत, इनिशियल कंसंट्रेशन है। 80 क्या है, लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, t इज इक्वल टू 2.303 बाय के log a बाय a माइनस एक्स लिख दूं। मैं तुम्हें 20 सेकेंड दे रही हूँ, आराम से सोच लो, ठीक है क्या, फिर तुम सोचोगे मैं तो बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले सोच लो, ठीक है क्या इतना। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम मेरा बेटा, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है, एक इसका हाफ लाइफ डिराइव कर लें, प्रोडक्ट का तो कल देख लेंगे, हाफ लाइफ कर लें डिराइव।
क्या फॉर्मूला है मेरा बेटा, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी log a बाय a माइनस एक्स, या इसको ऐसे लिख लो a नोट बाय ए टी, यही आया है। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, आपकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, हाफ हो गई, यानी कि 80 कितना हो गया मेरा बेटा, a नोट बाय 2 हो गया। तो इसको कैसे लिखोगे, 2.303 बाय टी हाफ log a नोट, और 80 क्या हो जाएगा, a नोट बाय 2। और log 2 कितना होता है कौन बताएगा, log 2 कितना होता है कौन बताएगा, मैंने बताया था तुम्हें प्रीवियस क्लास में। बस तुम्हें छोड़ रही हूँ, मुझे पता है सर के ऊपर से जा रहा है अब तुम लोगों का। log 2 होता है 0.3, log 2 होता है 0.3, एग्जैक्ट होता है 0.3013। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे मेरा बेटा, तो टी हाफ आ जाएगा 0.693 बाय के, या तुम ये भी लिख सकते हो टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाय के। हाँ बोलो बेटा कोमल। मैम log 2 क्या होता है? log 2 होता है मेरा बेटा, लिख लो सारे बच्चे, log 2 होता है 0.3, वैसे एग्जैक्ट होता है 0.3010, बट 0.3 याद रखो फॉर कैलकुलेशन। log 3 होता है 0.7, नहीं एक सेकंड रुको, log 3 होता है 0.5, log 5 होता है 0.7। ये तुम्हें बताया तो थे मैंने, भूल गए क्या सारे बच्चे, इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था मैंने। और log 4 कैसे निकालते हो, log 4 log 2 का स्क्वायर, तो 2 log 2 हो जाएगा, यानी कि 0.6। तो इस तरीके से कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल करेंगे वहां तुम्हें प्रैक्टिस होगी, अभी तो कुछ किया ही नहीं अपने, डेरिवेशन एक तो लगाई है। तो यानी कि आपको क्या पता चल रहा है मेरा बेटा, कि इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ is not dependent on initial concentration of reactant. Super duper important question NEET से। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे आपका हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करता है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ या ना। क्लियर है, देखो मेरा बेटा, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, नोट लगा के, तुम लोग नीचे लिखना, मैं ऊपर लिख रही हूँ। टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, चलो हो जाएगा क्या, इसके बाद हम कल देखेंगे सारी चीजें ये। ठीक है, अभी ये मैंने न्यूमेरिकल दिए हैं, बट शायद नहीं होंगे क्योंकि अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और कल क्या करेंगे, ये बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे तो ये फर्स्ट ऑर्डर से ही है क्वेश्चन, तो तुमसे जो हुए ना वो कर लेना, बाकी ज्यादा लोड मत लेना। एक तुमसे ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, और बाकी आप ट्राई कर लेना, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारे हो जाएंगे। मैम फाइनल कंसंट्रेशन पर भी नहीं कर रहा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे नहीं कर रहा, फाइनल कंसंट्रेशन की तो बात ही नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन पे ही नहीं कर रही है वो डिपेंड बेटा, क्योंकि बेटा जो हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, इधर आओ, क्योंकि हम जो एक्सप्रेशन बनाते हैं उसमें अगर तुमने नोटिस किया हो, हाफ लाइफ या तो डिपेंड करेगी तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे करेगी, अदरवाइज या तो नहीं करेगी। ठीक है मेरा बेटा, दक्ष ठीक है क्या, या तो करेगी तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे करेगी, वरना नहीं करेगी, इसमें नहीं कर रही है किसी पे भी। ठीक है, इसमें किसी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, चलो बाकी हम बाद में कर लेंगे। एंड जल्दी से मुझे थोड़ा सा जल्दी से एक काम करते हैं, समरी वाला स्लाइड कहाँ गया, चलो आज जल्दी बताओ क्या क्या किया, फास्ट क्या क्या किया, जल्दी से बता दो कोई भी, जल्दी से बताओ क्या किया। तुम लोग ना ऐसे बिहेव करो जैसे पता नहीं क्या ही पढ़ाती हो आज मैंने, मतलब क्या ही रॉकेट साइंस कराती हो मैंने, जो तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसी है,
क्या पढ़ा है मैंने, बताओ। मैम मॉलिक्यूलर पहले मॉलिक्यूलैरिटी, फिर हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर की भी, और फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मैं 5 नंबर का टेस्ट ले रही हूँ, 2 मिनट दे दो मेरे को। फर्स्ट, अच्छा मुझे ये बताओ, मोलिकुलरिटी कौन सी रिएक्शन के लिए डिफाइन होती है, एलिमेंट्री और या कॉम्प्लेक्स? एलिमेंट्री। एलिमेंट्री। आप उसमें भी बताते जाना चैट बॉक्स में। अच्छा मुझे बताना है ट्रू और फॉल्स, क्या एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए नहीं, क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए एलिमेंट्री, एक सेकेंड, क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आंसर आप फॉल्स ही बोलोगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जीरो ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन क्या आया था? जीरो ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ टाइम का क्या आया था एक्सप्रेशन? ए नोट बाई 2k। वेरी गुड, ए नोट बाय 2k। और टी कंप्लीशन टाइम क्या आया था? 100% जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ए नोट बाई k। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारा हाफ लाइफ टाइम डिपेंड कर रहा है क्या कंसंट्रेशन पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। और फाइनल फॉर्मूला क्या आया? 2.303 बाय टी log a बाय a माइनस एक्स। ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है, a माइनस एक्स क्या है? लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन है। अगर x कोई पूछ ले तो x क्या है? कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया एट टाइम t पे, या यू कैन से कितनी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसको हालांकि कल मैं दोबारा लूंगी, रिवाइज करवाऊंगी। कल क्या करेंगे मेरा बेटा? कल हम यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, कंप्लीशन टाइम, ठीक है। और उसके अलावा तुम्हें सेकंड ऑर्डर की भी कुछ चीजें बतानी है, तो कल भी अच्छे खासे हम कर लेंगे चीजें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरा बेटा, आज के लिए इतना रखते हैं। तो अपने टेस्ट की अच्छे से प्रिपेयर करो। अब मैं तुम्हें मिलती हूँ फिर कब? कल मिलते हैं, कल है ना अपनी क्लास?